हेलो एंड वेलकम टू एसएसटी ओनली। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर में जो सीबीएसई ने एक्सक्लूड किया है उसको छोड़ के जो इंक्लूडेड पोर्शन है जो सिलेबस में आ रहा है, हम सिर्फ उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपके सामने एक स्क्रीनशॉट लगाया है सिलेबस का, जिसमें इस चैप्टर में जो इवेलुएट होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में वो है सब टॉपिक 1 to 1.3, और इसी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर का जो नेम है दैट इज मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर के नेम को डिकोड करते हैं। अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें, जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है इट इज नॉट अ न्यू फिनोमिना। ये एंशियंट टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था। ऑल्दो इसका जो डायमेंशंस है वो लास्ट फ्यू डेकेड्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे इंटरकनेक्टेडनेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। पर इसका ये मतलब ये नहीं है कि जो एंशियंट टाइम पे जो पीपल्स जो थे वो ट्रैवल करते थे, तो उस टाइम पे भी एक ग्लोबल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता था जो कि इंटरकनेक्टेडनेस को शोकेस करता है। तो इसी चैप्टर में हम ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की, तो वो एग्जिस्ट करता था, लेकिन आज के टाइम की जो डेफिनेशन है दैट इज क्वाइट डिफरेंट जो कि एंशियंट टाइम पे थी। सो आज के टाइम पे हम एक इकोनॉमिक सिस्टम है ये, जो कि कुछ लास्ट 50 ईयर्स और सो से डेवलप हुआ है। यानी जो ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम पे होता है वो ज़्यादातर इकोनॉमिकल तरीके से होता है। पुराने टाइम में ऐसा नहीं था और इसी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है, यानी जो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड है, जो इंटरकनेक्टेडनेस की जो स्टार्ट हुई थी उसकी लॉन्ग हिस्ट्री है। और वो स्टार्ट हुई थी ट्रेड के थ्रू, माइग्रेशन के थ्रू। लेबर एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे जाते थे, और लेबर के साथ साथ कैपिटल मूवमेंट भी होता था, यानी पैसे जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। और मोर में हम देखेंगे आइडियाज़ हो गई, तो वेरियस अदर थिंग्स है जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती थी या फिर जाती थी, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि एंशियंट टाइम पे भी ग्लोबल कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा थी। अगर हम ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस को अंडरस्टैंड करेंगे तो इसको हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में वेरियस फेजेस में करेंगे। चलिए ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे इसके इवॉल्विंग फेजेस कौन से थे। चलिए समझते हैं ज़रा इस हिस्टोरिकल इंटरकनेक्टेडनेस को। इसको समझने के लिए हम फेजेस में समझेंगे, और सबसे पहले जो आता है वो एंशियंट ट्रैवलर्स आते हैं। यानी एंशियंट टाइम से जो ह्यूमन सोसाइटीज थी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जिससे हम कह सकते हैं कि वो इंटरकनेक्टेड थी। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये कौन से पीपल थे जो ट्रैवल करते थे एंशियंट टाइम्स में, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो वेरियस ट्रैवलर्स होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ट्रेडर्स होते थे जो ट्रेड करते थे, प्रीस्ट और रिलीजियस पर्सन होते थे, और साथ ही साथ पिलग्रिमेज जो विजिट करते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? यहाँ पे नॉलेज को एक्वायर करना, अपॉर्चुनिटी को सीख करना। एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हो इन ऑर्डर टू एक्सप्लोरिंग दी बेटर अपॉर्चुनिटीज। साथ ही साथ या तो आप स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जाते हो, कोई मंदिर मस्जिद यहाँ पे जाते हो, तो आपका क्या है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। एंशियंट टाइम पे पीपल एक जगह से दूसरी जगह आते थे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाइनीज पिलग्रिमेज की बात करूं, तो वो चाइना से इंडिया आते थे इन ऑर्डर टू स्टडी दी बुद्धिज्म एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्केप दी परसिक्यूशन। अब एक कंट्री में कोई एक्सट्रीम सिचुएशन चल रही है और उससे बचने के लिए आप उस कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, तो वो भी एक तरीके से आप ट्रेवल कर रहे हो, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो एंशियंट टाइम पे जो वर्ड था वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे इंटरकनेक्टेड में था। अब क्वेश्चन आता है कि जो पीपल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने जाएंगे तो वो क्या क्या लेके जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो गुड्स लेके जाएंगे अपने साथ। अगर कोई ट्रेडर होगा वो अपने साथ मनी लेके जाएगा। अब आज के टाइम पे हम लोग कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो कुछ सामान लेके जाते हैं अपने साथ, पैसे लेके जाते हैं। और अगर आप एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे जा रहे हो किसी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन या फिर किसी और कंट्री, तो आप अपनी वैल्यूज लेके जाते हो, वो वैल्यूज जो आपने अपने लाइफ टाइम में इनकलकेट करी है सोसाइटी में। स्किल्स लेके जाते हैं, आइडियाज लेके जाते हैं, इन्वेंशंस लेके जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चैप्टर का जो फोकस है, जहां से 5 मार्कर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, वो है जर्म्स एंड डिसीजेस। नॉट ओनली पॉजिटिव थिंग्स, आप नेगेटिव थिंग्स भी अपने साथ लेके जाते हो, जर्म्स एंड डिसीजेस। जैसे कोविड की अगर हम बात करें, तो कोविड तो ये था, ये पूरा क्या है, एक वर्ल्ड इंटरकनेक्टेडनेस है। और सभी चीजें आ रही हैं आपसे, गुड्स भी आ रहे हैं, सर्विसेज भी आ रहे हैं, उसके साथ जर्म्स भी आ रहे हैं। तो ये एंशियंट टाइम पे भी होता था बच्चे। इसी चीज को हम डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। अब ये जो ट्रेड होता था ये किसके थ्रू होता था, यानी जो पीपल ट्रैवल करते थे वो किसके थ्रू करते थे। तो वैसे तो बच्चे यहाँ पे दोनों मीडियम के थ्रू करते थे, लैंड ट्रेड भी करते थे और सी ट्रेड भी करते थे। तो सी ट्रेड को जो हम अपनी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में या फिर अपने स्टडी के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं कि वो कोस्टल ट्रेड करते थे, बिकॉज कोस्ट से वो शिप लेके जाते थे। अगर हम एविडेंस की बात करें बच्चे, तो 3000 बीसी हमको एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड नेटवर्क मिलता है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आप हड़प्पन सिविलाइजेशन भी मानते हो, वो
और प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया के बीच में। बिकॉज ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द साइट्स जो लोकेटेड थी वो इंडस रिवर वैली के अलोंग थी, और जो फर्स्ट साइट थी यहाँ पे डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी, तो दैट इज द रीजन इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर उस टाइम पे यानी पुराने टाइम पे ट्रेड होता होगा तो सर करेंसी क्या होती होगी। तो करेंसी बच्चे यहाँ पे कॉरीज को यूज करते थे, यानी शेल्स को यूज करते थे, शी शेल्स को यूज करते थे, और वही एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था। नेक्स्ट इज अर्ली डिसीज ट्रांसमिशन। तो सिर्फ स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशन ही नहीं, लोग अपने साथ जर्म्स को भी कैरी करके लेके जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिसीज एक जगह स्प्रेड हो गई है और वहां का पर्सन वो कोई बी एरिया में जा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ गुड्स, वो चीजें नहीं लेके जाएगा, इंक्लूडिंग जर्म्स भी लेके जाएगा, डिसीजेस भी लेके जाएगा यहाँ पे। तो ये जो 7th सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे, जिसमें 601 से लेके 700 का टाइम पीरियड आ जाता है बच्चे, तो इस टाइम पे डिसीज कैरी होती थी लॉन्ग डिस्टेंस में, एक जगह से लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन इस जगह यहाँ पे जो इंटेंसिटी थी वो लिमिटेड थी, क्योंकि जो ट्रेड था वो कम था और लोग कम एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे जाते थे, कंपेयर टू दी 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में हम टाइम पीरियड की बात करेंगे 1201 से 1300। तो इस टाइम तक आते आते जो लोग थे वो काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रेवल करते हैं, जो कि एक एग्जाम्पल है इंटरकनेक्टेडनेस का। तो जितने लोग ज्यादा ट्रेवल करेंगे और उतनी पॉसिबिलिटी है कि जो डिसीज है वो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिल्क रूट लिंक दी वर्ल्ड। अब सिल्क रूट को समझने से पहले हम देखते हैं जरा उसके मैप को। तो बच्चे ये सिल्क रूट है, और सिल्क रूट में दोनों ही रूट्स आ जाते हैं, लैंड रूट भी आ जाता है और कोस्टल रूट्स भी आ जाता है। तो ये जो वाला कोस्ट वाला रूट्स है और ये जो आप देख रहे होगे ये लैंड रूट है, तो दोनों ही चीजें इंक्लूडेड हैं सिल्क रूट में। तो आप देख रहे होगे किस तरीके से यहाँ पे जो सिल्क रूट है वो चाइना से यहाँ पे सिल्क होते होते कहाँ कहाँ यूरोप के पार्ट में भी जाता था, और इसी तरीके से यहाँ पे कोस्टल ट्रेड के थ्रू भी ये जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक सिल्क रूट का एक ट्रेड पैटर्न है, यानी इसी रूट से यहाँ पे सिल्क जाता था। और ये भी अगर आज के टाइम पे आप देखोगे कि कौन कौन सी कंट्रीज लिंक थी सिल्क रूट से, तो ये सारी कंट्रीज जो थी वो यहाँ पे लिंक थी, स्टार्टिंग फ्रॉम दी चाइना से लेके ऑल दी वे टू दी टायरे, यानी पूरा का पूरा यहाँ पे यूरोप वाला पोर्शन भी इंटरकनेक्टेडनेस था सिल्क रूट से। अब इसी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं अपने चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में। एक एग्जाम्पल मिलता है जहाँ पे प्री मॉडर्न ट्रेड के हमको एक रूट्स मिलते हैं बच्चे, यहाँ पे कल्चरल लिंक्स मिलते हैं, जो कि डिस्टेंट पार्ट यानी जो दूर दूर के पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थे उसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और इसका जो नेम है, यानी इस रूट का जो नेम है वो पड़ा था वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क, क्योंकि इस रूट से सिल्क ट्रेड होता था, यानी सिल्क को एक्सपोर्ट किया जाता था चाइना से, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिल्क रूट, बिकॉज सिल्क के जो कार्गो थे वो इसी रूट से जाते थे। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो सिल्क रूट है इसमें कौन कौन से रूट्स हैं, ऑल्दो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसमें बच्चे लैंड रूट भी आएगा जैसे मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया, और साथ ही साथ सी रूट्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। यानी हिस्टोरियंस ने इनको आइडेंटिफाई किया है कि लैंड रूट भी था और सी रूट भी था, इट डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कहाँ से जा रहे हो और कौन सा आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल है यहाँ पे। तो ये जो सिल्क रूट था बच्चे वास्ट एशियन रीजन को कवर करता था, नॉट ओनली दिस वो यूरोप और नदर्न अफ्रीका को भी यहाँ पे कनेक्ट करता था। अब ये जो रूट थे बच्चे यहाँ पे हम बात करेंगे, ये बहुत ही पुराने टाइम से थे, एग्जिस्टेड बिफोर द क्रिश्चियन एरा, और ये कंटिन्यूड रहे थे बच्चे अंटिल द 15th सेंचुरी यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से गुड्स ट्रेड किए जाते थे। तो मेन ये जो सिल्क रूट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सिल्क है चाइना से जो ओरिजिन होगा वो जाता था, और साथ ही साथ जो चाइनीज पॉटरी जो है वो जाती थी यहाँ पे। अब इंडिया उस टाइम पे वर्ल्ड में काफी ज्यादा डोमिनेंट था बच्चे यहाँ पे, विद रेफरेंस टू आर एक्सपोर्ट्स। हमारे यहाँ के जो बनाए हुए गुड्स थे वो वर्ल्ड में काफी ज्यादा ग्रेट डिमांड में थे, सच एज टेक्सटाइल्स हो गया या स्पाइसेस हो गया, तो वो इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पे भी ये जो रूट कनेक्टेड है उस एरियाज में लोग आते थे और यहाँ से जाती थी। इन रिटर्न में हमको क्या मिलता था, हमको मिलते थे प्रीशियस मेटल्स, बिकॉज इन सारे गुड्स को खरीदने के लिए आपको कोई ना कोई करेंसी की रिक्वायरमेंट है, और उस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट करेंसी थी वो थी गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर में ही पेमेंट होता था। सो बच्चे वो यूरोप से आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, एशिया में आ रहा है, और यही रीजन था कि आने वाले टाइम में जो यूरोपियंस थे वो एशिया को अपना टारगेट बनाएंगे, अपनी कॉलोनीज को सेटअप करना चाहेंगे, बिकॉज यहाँ का जो ट्रेड था बहुत ही ज्यादा फेवरेबल ट्रेड था, और हर कोई चाहता था यहाँ पे उसमें ट्रेड में पार्ट होना, बिकॉज इट्स अ फेवरेबल ट्रेड। अब ये जो सिल्क रूट है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे ये कल्चरल एक्सचेंज भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल एंशियंट टाइम पे अगर हम बात करें, जो बुद्धिज्म था बच्चे वो ईस्टर्न इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन ऑल दी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया था। आज के टाइम की सैड रियलिटी ये है कि इंडिया जो ओरिजिनेटर है बुद्धिज्म का, वहां पे लोग उसको काफी कम फॉलो करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जहाँ पे अभी भी ये
मेजर रिलीजन के तौर पे कंट्रीज में फॉलो होता है और इसको यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। तो बाय द वे ये जो सिल्क रूट है कल्चरल एक्सचेंज जो था बच्चे इसके थ्रू होता था। एंशियंट टाइम पे जो बुद्धिज्म था वो भी इसी के थ्रू यहाँ पे स्प्रेड हुआ था, इस सिल्क रूट के थ्रू। और नॉट ओनली दिस, यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे और जो मुस्लिम प्रीचर्स थे वो भी इसी रूट को यहाँ पे फॉलो करके अपने एशियाज में पूरा क्या करते हैं, अपने कल्चर को स्प्रेड करते हैं। तो सिल्क रूट का अगर आपको आंसर लिखना होगा तो नॉट ओनली ट्रेड बट कल्चरल एस्पेक्ट भी आप उसको मेंशन करेंगे यहाँ पे। अब जो 1.2 टॉपिक आता है वो है फूड ट्रेवल्स, कि लोगों के साथ साथ उनके जो फूड हैबिट्स हैं वो भी जाएंगी। और वो जो थी उसमें एक डेडिकेटेड यहाँ पे जो टॉपिक है स्पेघाटी एंड द पोटैटो। स्पेघाटी मींस हम नूडल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लॉन्ग डिस्टेंस फूड एक्सचेंज, अ क्यूलिनरी जर्नी, दैट मींस कि फूड जो है बच्चे यहाँ पे एक रिच हिस्ट्री प्रोवाइड करवाता है कल्चरल एक्सचेंज की। बिकॉज जो ट्रेडर्स हैं और जो एक्सप्लोरर्स हैं वो अपने साथ कुछ खाना लेके जाएंगे अपना, जिस एरिया में वो जा रहे हैं, और वहां पे जाके उस चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे अगर वो वहां पे रह रहे हैं। बिकॉज वो उसको क्या है, उनका वो मेन कोर्स है यहाँ पे, ठीक है, यानी वो स्टेपल डाइट है बच्चे। सो ट्रेडर्स एंड द एक्सप्लोरर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन न्यू क्रॉप्स को नई जगह में स्प्रेड करने के। नेक्स्ट इज स्पेघाटी एंड द नूडल्स। अब ये दोनों ही नूडल्स हैं यहाँ पे, लेकिन इसके नेम चेंज कैसे हैं? तो और ये हमको एक क्लू देता है कि आज के टाइम पे जो फूड्स हम यूज कर रहे हैं और हमें नहीं पता उसका ओरिजिन क्या है। हो सकता है जहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ उस वहाँ पे उसका नाम कुछ और है और हम जो यूज कर रहे हैं उसका नाम कुछ और है। इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल देखने को मिलता है नूडल्स में, कि नूडल्स जो थे वो लाइकली यहाँ पे चाइना से ट्रेवल किया होगा अरब ट्रेडर्स के थ्रू यहाँ पे। अब हुआ क्या बच्चे, इसका नाम स्पेघाटी कैसे पड़ा? जो अरब ट्रेडर्स थे वो अपने साथ यहाँ पे चाइना से ये सारे नूडल्स लेके आए होंगे और उन्होंने सिसिली, जो कि एक आइलैंड है जो आज के टाइम में हम इटली की बात करते हैं बच्चे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया होगा। और इटालियन पीपल ने इसको अपना नाम दे दिया स्पेघाटी, ताकि उनको ये लगा कि ये वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। सिमिलरली अगर हम जो फूड आज के टाइम पे इंडिया और जापान में एग्जिस्ट करते हैं उनको हमको एग्जैक्ट ओरिजिन नहीं पता कि उनका जो एग्जैक्ट ओरिजिन यानी जो रियलिटी में जो वो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उनको हमने अपना नाम देके हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे ही यहाँ पे ओरिजिनेट हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू फूड्स। आज जो हमारी कॉमन डे का पार्ट है, यानी जो फूड्स हमारे कॉमन डे का पार्ट है, सच एज पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटोज, चिलीज, जिनके बिना हम आज अपना जो फूड है उसको इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं 500-600 ईयर्स पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो टेक्निकली हम ये बोल सकते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो इन चीजों से अननोन थे। यानी 500-600 साल पहले ये जो ट्रैवलर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, इन्होंने इन चीजों को इंट्रोड्यूस किया है। एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे बच्चे, ये जो फूड्स है जिनकी अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये यूरोप और एशिया में नहीं आए होते अगर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर नहीं किया होता। यस, एग्जैक्टली इज द फैक्ट। ऑल्दो क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को ढूंढते ढूंढते आ रहे थे, लेकिन वो यहाँ पे अमेरिका पहुंच गए और उन्होंने एक न्यू कॉन्टिनेंट को यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपली डिस्कवर कर लिया यहाँ पे, जिसका नाम था अमेरिकास। अब आज के टाइम पे अगर हम अमेरिका की बात करेंगे बच्चे तो उसमें नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, साउथ अमेरिका आ जाता है और बीच वाला पोर्शन जो है वो करेबियन आ जाता है। और जितने भी हम फूड्स की बात कर रहे हैं ना सर, ये जो फूड्स ओरिजिनली ओरिजिनेट हुए थे वो नेटिव अमेरिकन के थे, तो वहीं से यहाँ पे ये स्प्रेड हुए हैं जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया था। तो आज के टाइम के जितने भी फूड्स हैं, मोस्टली जितने भी फूड्स हैं, वो नेटिव अमेरिकन के यहाँ पे ओरिजिनेट हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑफ न्यू क्रॉप्स। अभी न्यू क्रॉप्स आने के बाद इनका इम्पैक्ट क्या हुआ? कहीं कहीं पे इनका इम्पैक्ट इतना सीवियर था कि ये लाइफ एंड डेथ का कारण बन गए थे। फॉर एग्जाम्पल यूरोप में काफी पुअर पीपल थे और उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता था ड्यू टू वेरियस रीजन। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना काम ही नहीं होता था और काम ना होने से उनको सैलरी नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशियस फूड लाइक मीट या फिर और कंज्यूम कर सकते थे। तो जब ये पोटैटोज को इंट्रोड्यूस किया गया तो जिसकी वजह से उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट थी वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई और उनकी लॉन्गेटिविटी यानी वो अब लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, अलाइव रह सकते हैं। सो ये तो अभी तक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। अब हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे तो आइलैंड में जो पीजेंट्स थे वो इतने डिपेंडेंट हो गए थे पोटैटोज पे कि एक बार क्रॉप डिसीज आ गई जिसकी वजह से पोटैटो क्रॉप काफी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई। इन द मिड 1840s की बात है। तो जब उनको पोटैटो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई तो अब वो खाएंगे क्या, जिसकी वजह से हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जो थे वो स्टारवेशन की वजह से यहाँ पे डाइड हो गए थे, क्योंकि वो इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे पोटैटो के बिना उनको कुछ खाना पसंद ही नहीं था, या फिर ये कह सकते हैं कि वो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे आ जाती है। तो इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ये पॉजिटिव है और आइलैंड के कॉन्टेक्स्ट में जो कि ये इमेज शोकेस कर रहा है किस तरीके से वो खोद खोद के यहाँ पे जो बचे हुए पोटैटोज हैं उनको निकालने की कोशिश करें कि किसी भी तरीके से वो यहाँ पे उसको कंज्यूम कर पाएंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड दी ट्रेड। समझते हैं जरा बच्चे।
16th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो 16th सेंचुरी की हम जहाँ पे भी बात करेंगे 1501 से हम 1600 टाइम पीरियड की बात करेंगे। तो इस टाइम पे हुआ क्या बच्चे, काफ़ी ज़्यादा न्यू सी रूट्स को एक्सप्लोर किया जा रहा था। अब एनसीईआरटी में इसका रीज़न नहीं बताया गया है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। एंड ऑफ द 15th सेंचुरी के टाइम तक आते-आते जो ऑटोमन टर्क्स थे उन्होंने अपना होल्ड को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट कर रखा था। यानी जो ऑटोमन एम्पायर था उसके अंडर में काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस आ चुके थे और जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वो भी आ चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने सिल्क रूट पे कंट्रोल कर रखा था। अगर आपको अब ट्रेड करना है तो ऑटोमन टर्क्स को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रेड कर सकते हो। अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडिया में या फिर एशिया में ट्रेड करते थे उनके लिए वो काफ़ी कॉस्टली हो गया। पहले वो इंडिया से डायरेक्टली सामान लेते थे और उसको पर सेल कर देते थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉफिट मिलता था। अब उनको मीडिएटर टर्क्स को कमीशन देना पड़ता था। तो हुआ क्या कि लोगों ने सोचा कि अगर हम एक ऑल्टरनेटिव रूट्स को एक्सप्लोर कर लें जो डायरेक्टली हमको इंडिया और एशिया की मार्केट को कनेक्ट कर दे, तो हमारा जो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा। और यही रीजन है बच्चे, उस टाइम पे काफी न्यू सी रूट्स का एक्सप्लोरेशन होता है। अब जब न्यू सी रूट्स डिस्कवर होंगे तो जितना भी प्री मॉडर्न वर्ल्ड था वो काफी ज्यादा कनेक्टेड हो जाएगा। एक तरीके से हम कहेंगे वो छोटा हो जाएगा, छोटा टेक्निकली तो नहीं, लेकिन अगर रूट्स एक्सप्लोर हो जाएंगे तो वहां पे जाना आसान आसान हो जाएगा यहाँ पे। अब इस न्यू डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स का फायदा क्या होगा, इसकी वजह से आप वेस्टर्न ओशियन से अमेरिका तक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यानी विदाउट एनी प्रॉब्लम के जा सकते हो, जिसकी वजह से काफी इंक्रीज हो जाएगा ट्रेड और वाइस वर्सा वो आपको हेल्प करेगा। अब इसमें इंडियन ओशियन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर आप ट्रेड कहीं से कर रहे हो तो इंडियन ओशियन से होके जाओगे, जिसकी वजह से इंडिया जो था उसकी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और इंडियन ओशियन की तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस हमेशा से ही थी। यानी कोई भी यहाँ पे अगर ट्रेड होता था तो उसमें गुड्स हो, पीपल्स हो, नॉलेज हो, कस्टम, इंडियन ओशियन उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। यही रीजन है इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, अ बस्टलिंग ट्रेड, जो कि इंडियन ओशियन के लिए डायरेक्टली यूज किया जाता है। तो बच्चे जब अगर ये ओशियन आप ज्यादा यूज कर रहे हो, यहाँ से आना जाना आप कर रहे हो, गुड्स, पीपल्स, नॉलेज यहाँ पे निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो इन फ्लोस का एक सेंट्रल पार्ट यानी एपी सेंटर बन जाता है, एक क्रूशियल पॉइंट बन जाता है। यानी यहाँ पे आके आप रुकोगे थोड़ी देर, यहाँ पे सामान खरीदोगे, या फिर एक तरीके से होता है ना, कोई हम लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं तो हम किसी होटल में रुकते हैं, तो वो एक इंडिया था कि इंडिया में लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए पहले वो इंडिया में रुकते थे, फिर इंडिया से जाते थे तो जो भी सामान लेना था इंडिया लेते थे। तो एक तरीके से क्रूशियल पॉइंट बन गया था, एक इंटरमीडिएट पॉइंट बन गया था जहाँ पे रुक के लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे या फिर उसको यहाँ पे रेस्ट करते थे। इसकी वजह से वाइस वर्सा इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी भी इंपॉर्टेंस काफी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज एंट्री ऑफ द यूरोपियंस। जो विलन्स की एंट्री नहीं होती है ना यहाँ पे मूवी में, वैसे यहाँ पे एंट्री होती है यूरोपियंस की। अब यूरोपियंस के आने से होता क्या है बच्चे, एक तो ट्रेड बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है भैया, बहुत ही ज्यादा वो ट्रेड करते हैं। और वो एक चीज और करते हैं कि जितना भी ये जो फ्लोज है वो अपनी तरफ रीडायरेक्ट कर लेते हैं, यानी यूरोप की तरफ रीडायरेक्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो चाहते हैं कि यूरोप जो है वो ट्रेड में पार्टिसिपेट करे और उसको ही ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो ऐसे में अमेरिका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अभी तक जो भी न्यू रूट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो न्यू रूट्स की डिस्कवरी होने से हुआ क्या, अमेरिका की डिस्कवरी हुई। लेकिन उससे पहले अमेरिका जो था वो एक आइसोलेटेड पार्ट था मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी उसका कोई भी रेगुलर कांटेक्ट किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से नहीं था। जैसे जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं ना, वो यहाँ पे अपने आप को आइसोलेट रखते हैं, उनको दीन दुनिया से कोई भी मतलब नहीं रहता, ऐसे ही अमेरिका था। लेकिन हुआ क्या, ये जो न्यू रूट्स की डिस्कवरी चली उसमें यहाँ पे अमेरिका भी डिस्कवर हो गया। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे अमेरिका का जो यहाँ पे मिनरल्स हैं, अमेरिका की जो क्रॉप्स हैं बचे, वो 16th सेंचुरी में एक ट्रेड का पार्ट बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अमेरिका में काफी ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं बच्चे। और जैसे ही ये सारी क्रॉप्स और मिनरल्स आते हैं, वैसे ही वो ग्लोबल ट्रेड जो थी और लाइफ जो थी वो काफी ज्यादा यहाँ पे चेंज हो जाती है। यहाँ पे कैसे, फॉर एग्जाम्पल जो सिल्वर था वो यहाँ पे पेरू और मेक्सिको की माइन से आ रहा था। अब ये जो सिल्वर आ रहा था, ये जो यूरोपियंस यहाँ पे गए थे उनको लगा यार यहाँ पे तो बहुत पैसा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यूरोपियंस की वेल्थ काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, बिकॉज ये जो सिल्वर आ रहा था इससे वो यहाँ पे ट्रेड कर पा रहे थे, फंड कर पा रहे थे ट्रेड विद एशिया, जिसकी वजह से उनको और प्रॉफिट हो रहा था। अब जितने भी रिसोर्सेज निकल रहे थे, फॉर एग्जांपल जो सिल्वर था वो साउथ अमेरिका से निकल रहा था, उसकी वजह से साउथ अमेरिका की जो पॉपुलैरिटी थी वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि जो पुरानी स्टोरीज थी उसमें ये बोला जाने लगा 17th सेंचुरी आते आते कि जो साउथ अमेरिका है वहां पे फेबल्ड वेल्थ है, मतलब इतनी ज्यादा वेल्थ है यहाँ पे बच्चे कि वो गड़ा हुआ सोना वाली बात नहीं होती ना यहाँ पे, तो वैसी ही है। इवन एक अल डोराडो सिटी है यहाँ पे जो कि पूरी की पूरी गोल्ड की है। अब इन सारे रूमर्स की वजह से यहाँ पे अमेरिका का कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले इस रेस में होते हैं पोर्चुगीज एंड द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट।
जो कि ये चाहते हैं कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कंट्रोल किया जाए अमेरिका पे और उसकी यहाँ पे जो वेल्थ है उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। मिड 16th सेंचुरी में ये कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि कोई भी किसी एरिया को कॉलोनाइज करना हो तो वहाँ पे वेपन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इस केस में मोस्ट पावरफुल वेपन जो थे वो फायर पावर नहीं थी बच्चे, वो कोई और ही चीज़ थी, यानी कोई भी कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन्स नहीं था। अब ये जो वेपन था वो था स्मॉल पॉक्स, यानी स्मॉल पॉक्स एक ऐसे वेपन का काम किया जिसने जो कन्वेंशनल और मिलिट्री वेपन्स नहीं कर पाए। ये जर्म्स थे बच्चे। अब पीपल्स जो अपने साथ जा रहे थे वो इस जर्म्स को लेके जा रहे थे बिकॉज ये स्पेनिश पीपल्स जो थे उसमें इस डिसीज को यहाँ पे स्प्रेड हो गई थी ये डिसीजेस, और उनकी अपनी इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड-19 स्टार्टिंग में आया था वो काफी इंपैक्ट कर रहा था, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्या हो गया, इम्यूनिटी बिल्डअप हो गई तो वो अब ज्यादा डेडली नहीं रहा। तो सेम चीज यहाँ पे स्मॉल पॉक्स थी। तो ओरिजिनली जब ये स्पेनिश एरियाज में आया था वो काफी ज्यादा डेडली था, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वहां के पीपल्स को इसकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई। अब वो अपने साथ इन जर्म्स को लेके जा रहे हैं अनइंटेंशनली, उनको पता नहीं है कि वो लेके जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या बच्चे, इन जर्म्स ने अमेरिका को काफी ज्यादा इंपैक्ट किया क्योंकि अमेरिकन मिलियंस ऑफ ईयर से आइसोलेटेड थे और उनको रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी कांटेक्ट नहीं था। अब कोई भी एक छोटी से छोटी जो डिसीज है उनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को वाइप्ड आउट कर देगी। क्यों? क्योंकि कोई बाहर से आप जर्म्स ला रहे हो, आप तो इम्यून हो लेकिन बाहर वाला पर्सन इम्यून नहीं है। यही चीज यहाँ पे नेटिव अमेरिकन के साथ हुई थी बच्चे, यहाँ पे कि ये जो नेटिव अमेरिकन थे यहाँ पे स्मॉल पॉक्स में कोई भी इनकी इम्यूनिटी नहीं थी यूरोपियन डिसीजेस की। अब हुआ क्या, ये एक डेडली किलर की तरह काम किया। इवन जहां पे स्पेनिश कॉन्करर्स नहीं पहुंच पा रहे थे, जो सोल्जर्स नहीं पहुंच पा रहे थे, ये जो यहाँ पे वेपन था यानी स्मॉल पॉक्स था वो काफी डीपली एंटर कर गया था। यानी किसी भी नेटिव्स को हुआ और वो नेटिव्स अपने साथ किसी और लेकर गया दूसरे एरियाज में, और वहां के जितने पीपल्स थे वहां के नेटिव्स को ये स्प्रेड हो गई डिसीजेस। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चे हुआ क्या कि जो यूरोपियन से पहले ये डिसीज पहुंचती जा रही थी और जहां जहां पे ये पहुंचती जा रही थी पूरी की पूरी एंटायर कम्युनिटीज को ये वाइप आउट करती जा रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका का जो कॉन्क्वेस्ट था काफी ज्यादा ईजी हो गया। एक पॉइंट इसमें आप और एड ऑन कर सकते हो, गन्स वर्सेस डिसीजेस। जो गन्स हैं बच्चे कुड बी ब्रॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न्स अगेंस्ट द इन्वेडर्स। यानी अगर आप कहीं गन से इन्वेड करने गए तो हो सकता है वहां के पीपल ने आपको मार के आपकी गन आपके ही अगेंस्ट में यानी आप लोगों के अगेंस्ट में यूज कर ली। लेकिन ये जो डिसीज थी इस केस में ऐसा नहीं हो पा रहा था बिकॉज जो नेटिव्स थे बिल्कुल भी यहाँ पे इम्यून नहीं थे। इन कंट्रास्ट जो यहाँ पे कॉन्करर्स थे दे आर इम्यून। सो ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो ये रीजन था यहाँ पे जो स्मॉल पॉक्स था वो एक ऐसे वेपन की तरह एक्ट करता है बच्चे जो कोई भी मिलिट्री ग्रेड वेपन उसको यहाँ पे नहीं कर सकता, और इसने जो कॉन्क्वेस्ट था अमेरिका की उसको काफी ईजी कर दिया यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। जो लास्ट टॉपिक है वो है यूरोप चैलेंजिंग टाइम अंटिल द 19th सेंचुरी। अब बच्चे यूरोप में अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी विद रेफरेंस टू दी पॉवर्टी थी, हंगर थी, जो सिटीज थी वो ओवर क्राउडेड थी, जैसे जो डेडली डिसीजेस थी लाइक दी कौन सी स्मॉल पॉक्स वो काफी ज्यादा रैम्पेंट थी, आए दिन होती रहती थी। यहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे देश निकाला कर दिया जाता था। इतनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था कि आप अमेरिका में माइग्रेट कर लो, और ये रीजन था थाउजेंड्स ऑफ यूरोपियंस इंक्लूडिंग द स्पेनिश, पोर्चुगीज, ब्रिटिश, ये सारे लोग माइग्रेट करते हैं अमेरिका में। इनको लगता था कि हमारे यहाँ जो कंडीशन है उससे बेटर कंडीशन तो हमको अमेरिका में मिलेगी, जिसकी वजह से हम बेटर लाइफ को यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। और एक और चीज होती है बच्चे यहाँ पे इन यूरोपियंस के जाने से कि इकोनॉमिक शिफ्ट जो है वो अमेरिका में कन्वर्ट हो जाती है। 18th सेंचुरी आते आते यहाँ पे जो प्लांटेशन इंडस्ट्रीज हैं वो काफी ज्यादा सेटअप हो जाती है अमेरिका में। अब प्लांटेशन इंडस्ट्रीज तो सेटअप हो जाती है लेकिन ये जो अमेरिकन हैं वो मोस्टली यूरोपियंस हैं बिकॉज नेटिव अमेरिकन को तो आपने एक्सटीरियर में भेज दिया है यहाँ पे। हुआ क्या, ये जो यूरोपियंस हैं वो इस इन्वायरमेंट में यानी जो हॉट इन्वायरमेंट है वहां पे वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी वजह से उनको स्लेव्स की रिक्वायरमेंट हुई यानी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट हुई, और वो जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल करी अफ्रीकन स्लेव्स ने। तो जो भी अब यहाँ पे कॉटन और शुगर प्रोड्यूस हो रहा है वो यूरोपियन मार्केट्स के लिए यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे। तो इस तरीके से ये एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था उसका भी यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। लास्ट में एशिया हिस्टोरिक प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे। सो एक टाइम पे चाइना और जो इंडिया थे एंशियंट टाइम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड के वो वेल्थियस्ट नेशन थे बिकॉज ड्यू टू द इंडियन ओशियन या फिर जो एशियन जो ट्रेड था या जो सिल्क रूट था जिसकी वजह से इन दोनों नेशंस की प्रॉस्पेरिटी काफी ज्यादा थी अंटिल दी 18th सेंचुरी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक ये सारी चीजें एशियन ट्रेड में डोमिनेशन में आ रही थी और एशियन ट्रेड के इन एंड अराउंड चीजें रोटेट कर रही थी। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है ग्लोबल ट्रेड में वो तब जब चाइना अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। सो फ्रॉम द 15th सेंचुरी जो चाइना है वो यहाँ पे बच्चे वो ओवरसीज ट्रेड को यानी ऑन कॉन्टेक्ट को कम कर लेता है।
रीज़न क्या है इसका? क्योंकि जो यूरोपियन पावर्स थी वो अपनी कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर देती हैं और चाइना को लगता है कि अगर वो वर्ल्ड ट्रेड का पार्ट होगा तो हो सकता है उसको भी कंट्रोल कर लिया जाए और कंट्रोल किया भी जाता है, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है बच्चे यहाँ पे। और यही रीज़न था कि वो उसने अपने आप को आइसोलेट कर दिया था। और यही रीज़न है कि एक टाइम पे जब इंडिया और चाइना एक डोमिनेट कर रहे थे एशियन ट्रेड को, अब ये जो सेंटर ऑफ पावर थी, वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। यानी जो वर्ल्ड ट्रेड का जो सेंटर था, वो ग्रेजुअली मूव हो जाता है अमेरिका की तरफ, क्योंकि चाइना जो है वो अपना वर्ल्ड ट्रेड में रोल था वो काफ़ी लिमिटेड कर लेता है और फाइनली यूरोप एमर्ज होता है एक न्यू हब ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। तो हमारे यहाँ पे जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए जो सिलेबस में आ रहे थे। अभी हमें इतना ही समझना है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए